Assalamualaikum students, welcome to biology class of MD Cat campus.pk। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी जो है ना खुश होंगे। क्यों भाई, ऐसे ही है। कल का टेस्ट देके काफ़ी इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। यस और नो, जल्दी से बताएं ताकि फिर हम टेस्ट की डिस्कशन करें। हाँ जी बच्चों, कैसा रहा आप लोगों का कल का टेस्ट? कितने मार्क्स आप लोगों ने वसूलन किए? कल FLP हुआ था? जी बेटे हुआ था। जी बेटे बहुत ही अच्छा FLP हुआ था। बाकी बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं अपने टेस्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। कितने मार्क्स लिए बच्चों कल के टेस्ट में बताएंगे आप लोग? जल्दी से बताएं। कल के टेस्ट में कितने मार्क्स लिए आप लोगों ने? 40 में से 31, 37। हाँ जी 37। और बच्चों, बाकी बच्चों ने कितने लिए हैं? जल्दी से बताएं। 35। और बेटे सारे बताया करें, डरते क्यों हैं? मैंने कुछ नहीं कहना आप लोगों को, परेशान ना हुआ करें। हाँ जी, दुआ के भी 35 हैं, तैयबा के भी, साद के 37 हैं, कामिल के 30 हैं। लगता है बाकी बच्चों का बताने का ना मूड शूड नहीं है। सर थोड़े से MCQ ट्रिकी होते हैं तो फिर MD कैट का मज़ा है ना। ट्रिकी ना हो तो फिर MD कैट का मज़ा ही ना है। क्यों भाई? ट्रिकी थे तो मज़ा आया ना, अगर ट्रिकी ना होते तो मज़ा कैसे आता? 32, ईमान के, तुजी के 32, सादिया के 35। चलें, ओवरऑल कैसा रहा टेस्ट? हाँ जी बच्चों, ओवरऑल टेस्ट कैसा रहा? जल्दी से बताएं। सर इजी था, नाइस था सर, ट्रिकी सारे कर लिए थे, सिंपल वाले गलत। माशाल्लाह सर, कुछ नई चीज़ें पता चली, डिस्कशन करा दें ताकि बाहर आ जाए। ठीक है बेटे, मज़ा आया था। वैसे पता नहीं सर टेस्ट नहीं दिया तो बेटा आपको तो गोली मार देनी चाहिए। बहुत इजी था। अच्छा जी, सर की थोड़ी गलत थी। नहीं बेटे, की तो एक MCQ गलत थी, बस सिर्फ एक MCQ। मुझे पता वो मैंने अभी आपकी डिस्कस करानी है। ठीक है। अच्छा जी, की गलत थी? किसकी की गलत थी? पहले ज़रा बताएं तो सही मुझे, अभी आप लोगों की ठीक करता हूँ मैं। हैं? चलें, बाकी बच्चे बताएं जी कैसा रहा आप लोगों का टेस्ट? जिन बच्चों ने बता दिया है बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बेटे नोट कर रहा होता हूँ कौन कौन जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है और कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अभी मेरे पास जैसे ही टेस्ट आता है ना उड़ के जहाज़ में, मैं फिर डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है सर। oocyte फॉर्म 2 स्पर्म हैं। oocyte स्पर्म कैसे बनाएंगे? स्पर्मेटोसाइट होता है। इसी का तो मुझे पता है, बस इसकी गलत थी, और की तो किसी की भी नहीं गलत। ये पहले ही MCQ था। हैं? ट्रिकी था सर। अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपने दिया है नहीं शरीका बेटे, एवं कही जा रहे हैं। ट्रिकी था। चलें, ट्रिकी था तो अभी देख लेते हैं कितना ट्रिकी था। सर मेरे बायो में 37 थे, 37 में राइट गए 40 में से। हैं? 37 में राइट गए, क्या मतलब? एक MCQ, सिर्फ एक ही MCQ रॉन्ग थी। ठीक है, सिर्फ एक। अब 40 में से एक निकालें तो कितना आंसर आता है? एक। नहीं था, ट्रिकी इजी था बेटे। आपको लगता है ये चैप्टर बड़ा पसंद है इसलिए आपको इजी लगा, लेकिन वैसे ओवरऑल मैंने बच्चों से पूछा है उनको ट्रिकी लगा। बेटे आपस में नहीं पूछना, ठीक है बेटे, आपस में किसी से नहीं पूछना आपने।
नहीं, मुझे टेस्ट मेरे पास आ गया है, तो अब मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने लगा हूं। Here we go. Here we go. Are you ready? हाँ जी बच्चों, आर यू रेडी फॉर इंजॉयमेंट? सर मेरे 37 राइट गए नहीं बेटे, राइट हुए। बल्कि इतनी उर्दू इंग्लिश मिक्स क्यों कर रहे हैं आप? डायरेक्ट गए, मेरे 37 ठीक हुए या पूरी इंग्लिश बोले या पूरी उर्दू बोले, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बेटे। ले, मुझे पहला ही गलत एमसीक्यू था, सिर्फ पहला, बाकी सारे ठीक थे। पहला एमसीक्यू है जी आपका, अल्लाह भला करे। हाउ मैनी आर फॉर्म्ड, चलो रोटेट हो जा, क्या मसला है? नहीं हो रहा, मर्जी है जी इसकी। हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? जी बिल्कुल, इसका आंसर था 2। सारे लोग कमेंट करेंगे 2, ठीक है 2, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग, बेटे जो नया नया एग रिलीज होता है उसके अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अच्छा, मुझे बताएंगे जो फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग है, इसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेटेड है या अनरेप्लिकेटेड है? बताएंगे। फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग का जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ? क्यों भाई, रेप्लिकेट हुआ हुआ है? ये रेप्लिकेटेड है बेटे, क्योंकि इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई। ये देखें, ये स्पर्म ओ साइट है, प्राइमरी ओ साइट। प्राइमरी ओ साइट के अंदर आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, 2n होता है ना। प्राइमरी ओ साइट से सेकेंडरी ओ साइट बनता है, सेकेंडरी ओ साइट के अंदर 1n क्रोमोसोम्स होते हैं और साथ में एक पोलर बॉडी बन जाती है। ये सेकेंडरी ओ साइट है, ये 1n हो गया, और ये पोलर बॉडी है, ये भी 1n है। तो जो बच्चों इसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम थे ना, उनका एक एक्स क्रोमोसोम सेकेंडरी में आ गया और एक पोलर बॉडी में चला गया, इसीलिए ये भी 1n है और ये भी क्या है बच्चों, 1n है। क्या आप इस बात को समझते हैं? बेटे एग तो शुरू से ही कहा जाता है उसको, एग का मतलब एग ही है, ठीक है, लेकिन ये लिखा फ्रेशली रिलीज्ड एग, कहना सेकेंडरी ओ साइड चाहिए, लेकिन उसका मतलब भी एग ही है। ओ का मतलब एग, सेल का साइड का मतलब साइड सेल, ओ साइड का लफ्जी मतलब भी क्या है, एग सेल। ओ का मतलब एग, साइड का मतलब सेल तो जो मर्जी कह लो। चले, तो सेकेंडरी ओ साइड में भी एक एक्स क्रोमो, इसमें डबल एक्स है। जो 2n होता है ना वो डबल एक्स होता है लास्ट वाला, अगर ये फीमेल है एग पैदा कर रही है। एक एक्स यहां चला गया, एक एक्स यहां चला गया, ये पेयर सेपरेट हो जाता है ना। मैंने आपको कल भी समझाया जेनेटिक्स वाले में, पेयर सेपरेट होता है मियोसिस 1 में। ये मियोसिस 1 हुई है तो पेयर सेपरेट हो गया। जब मियोसिस 2 होगी तो क्या होगा? तो मियोसिस 2 नहीं होगी जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। मियोसिस 2 उस वक्त नहीं होगी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये तो रुका हुआ है, मेटाफेज 2 पे रुक जाता है ना, मेटाफेज 2 पे ये रुक जाता है, तब तक इसकी नहीं होती कंप्लीट मियोसिस 2, जब तक ये फर्टिलाइज ना हो जाए। सो ये एक्स क्रोमोसोम अभी पेयर में था तो पेयर अलग हो गया है, रेप्लिकेटेड ही है। अनरेप्लिकेट तब होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद फौरन बाद ज़ायगोट बन जाएगा, दोबारा से वो रेप्लिकेट हो जाएगा।
समझ आ गया बच्चों? इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? किसने कहा था हाउ? हाउ नाउ। ले बच्चों नेक्स्ट है 1x क्रोमोसोम, नहीं, स्पर्मेटोजेनिस टेक्स प्लेस इन, ये तो सबको पता है, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय, ये सबको पता है, शुरू में जो होती है माइटोसिस, बिकॉज 2n से 2n नहीं होती है, 2n से 2n, हाँ जी 2n से 2n। Sperms differ from spermatids in following ways except, नहीं बेटे डिफरेंशिएशन नहीं था, माइटोसिस ही होता है, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, बेशक बताया था, लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले माइटोसिस भी होती है, उसके बगैर तो वो बन ही नहीं सकते, उसके बगैर तो वो बन ही नहीं सकते, ठीक है। चलें सर, ये तो बुक की लाइन थी डिफरेंशिएशन वाली, लेकिन मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं ना कि कहाँ गए। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, दे इंक्रीज इन साइज एंड डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये तो बुक की लाइन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ना मैंने काफ़ी जगहों से रिसर्च करनी होती है, फिर जाके आपको सही बात बतानी होती है, माइटोसिस। बेटे मैंने कंफर्म कर लिया, माइटोसिस ही होती है, लेकिन साथ में माइटोसिस के साथ उसके अंदर साइज भी बढ़ता है और उसकी डिफरेंशिएशन भी हो जाती है, क्योंकि खाली माइटोसिस से तो उसी जैसे सेल बनेंगे। यहाँ पे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि अगर खाली माइटोसिस हो, सर आपने कौन से एमसी, बेटे पहले एमसीक्यू के बारे में बताया था, आप ना टाइम पे बात सुन लिया करें। पहले एमसीक्यू का राइट आंसर 2 था, ठीक है, मैंने दोनों बताया था जी, बिल्कुल। मैंने ये भी कहा था माइटोसिस होती है, अगर आप मेरा लेक्चर सुने, सो मैंने डिफरेंशिएशन भी है, लेकिन बोथ का आंसर नहीं है, इसलिए हम उसको माइटोसिस लगाएंगे। बेटे अगर खाली माइटोसिस हो ना, इसके नतीजे में एग्जैक्ट सिमिलर डॉटर सेल बनते हैं। डू यू नो और नॉट? डू यू नो और नॉट? जल्दी से बताएं। हाँ जी जल्दी से बताएं बेटे। मैंने भी बताया था कि डिफरेंशिएशन के साथ माइटोसिस भी होती है, माइटोसिस से एग्जैक्ट सिमिलर डॉटर सेल बनते हैं। डू यू नो ना? सो अगर एग्जैक्ट डॉटर सेल बनेंगे तो क्या होगा पता है आपको? तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएगा। लेकिन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, इसका मतलब इसकी शक्ल भी चेंज हो रही है, साइज भी बढ़ रहा है। सो माइटोसिस भी होगी ताकि तादाद भी बढ़े, ये तादाद बढ़ाने के लिए होगी, और डिफरेंशिएशन जो है ना वो उसका साइज बढ़ाने के लिए होगी। अब समझ आ गया? हाँ जी बच्चों, अब क्लियर है? हाँ जी, इज इट क्लियर? हाँ जी इज इट क्लियर या नहीं? डिफरेंशिएशन, यस डिफरेंशिएशन भी होगी, बिल्कुल होगी। पहले माइटोसिस
उसके बाद डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहले माइटोसिस और उसके बाद डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर और नॉट? पहले जल्दी से क्लियर का मैसेज कर दें। हाँ जी, जल्दी से मैसेज करें। बड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लेवल का हिस्सा नहीं है, उसको छोड़ दें, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है। क्या नाम है आपका, जो भी है बेटे? ये अच्छा, ये मैंने ही गलती कर दी आपको ये वाली स्टेटमेंट्स ऑप्शंस दे के, ठीक है बेटे। जब आपके स्कोप का हिस्सा नहीं है तो क्यों बताएं, हमें आप उसके लेवल से हट जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी क्लासों में मैंने भी पढ़ा था, सो आप भी बड़ी क्लासों में पढ़ लेना जाके। सर बुक में वो गोनिया के बारे में नहीं लिखा, डिफरेंशिएशन का नहीं लिखा तो नहीं लिखा, जो नहीं लिखा वो क्यों बताएं बेटे। आप अगर इस बात को समझें, जो लिखा है वही आएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि पहले माइटोसिस होगी, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगी, सिंपल वाली होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को गोली मारें। ले बच्चों, मेरा आप लोगों ने पेपर ही घुमा दिया, कहाँ था। चलें, उसके बाद नेक्स्ट है स्पर्म डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। ये तो आप लोगों ने बता दिया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज किस में कम होते हैं, स्पर्मेटिड्स में कम होंगे या फिर स्पर्म्स में कम होंगे, जल्दी बताएं, ठीक है बेटे। नहीं लिखा तो जो जरूरत थी, जो जरूरी था वो मैंने बता दिया ना आपको। अभी तक मेरे से लड़ाई के अलावा कोई बात नहीं आती। जो चीज जरूरी थी, अधूरी थी, वो मैंने बता दी। जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, जो नहीं पता होनी चाहिए उसको छोड़ें। तो जब मैंने बता दिया कि माइटोसिस होती है, ये बच्चों 10th की बुक में लिखा हुआ है, अब बताएं 10th की बुक में लिखा हुआ है। अब आपके ऊपर जो है ना, मैं कोई एक आधी जुगत मार दूं, 10वीं की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ? 10th की बुक में। इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है, आपसे हाई लेवल की बात नहीं बताई, लो लेवल की बात बताई है। माइटोसिस होती है, ये 10th में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई एतराज है तो बताओ। हाँ जी, सेम होगा। कौन कह रहा है सेम होगा बेटे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड्स में नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ जी, इसमें क्या लगता है आपको? नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो बेटे सेम होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा एक्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि सारी चीजों में डिफरेंस है, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। सो आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अलावा बाकी सारी चीजें डिफरेंट होंगी। एक्सेप्ट का मतलब है कि ये चीज डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। ओके हो गया बच्चों? सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। कैसे सेम है? साबित करें, साबित करें। बड़े सियाने बन रहे हैं आज। साबित करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में और स्पर्मेटिड्स में सेम है। हाँ जी, जल्दी से करें। शाबाश, दोनों 1n है, हैप्लॉइड है। जब दोनों हैप्लॉइड हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। ले मुझे नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, स्पर्म डिफर फ्रॉम स्पर्मेटिड विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ जीन नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, क्वांटिटी ऑफ डीएनए नहीं, फॉर्म एंड मोटिलिटी। फॉर्म एंड मोटिलिटी, टेल वगैरह होती है उसकी, उसमें नहीं होती। और उसके अलावा मूवमेंट कर सकता है स्पर्म, बल्कि स्पर्मेटिड मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फॉर्म और मोटिलिटी में फर्क है। उसके बाद नेक्स्ट है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन द एंड गिव राइज टू। इसका आंसर ठीक है, 4 स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स? 4 स्पर्म बनते हैं बच्चों। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
से 4 स्पर्म बनते हैं। नेक्स्ट है द हार्मोन विच एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इम्प्लांटेशन करवाता है और एम्ब्रियो की सक्सेसफुल डेवलपमेंट करवाता है, यूट्रस को तैयार करता है, वो जो एंडोमेट्रियम होती है उसको तैयार करवाता है। 7वें क्वेश्चन में 4 कैसे बेटे मैंने प्रूफ कर दिया 5-6 मरतबा। आप दोबारा देख लें कल वाला लेक्चर, परसों वाला। एनलार्ज बुक में ही बने हुए हैं 4, बुक ही देख लें बेटे। अगर लेक्चर देखना मुश्किल लग रहा है बुक देख लें, ठीक है। बुक में 4 स्पर्म बने हैं एक स्पर्मेटोसाइट से। एनलार्ज लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स connected with group of developing spermatozoa in testes are Sertoli cells, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल जो नहीं, इंटरस्टिशियल क्या दिया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं जो नोरिशमेंट प्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों। सर्टोली सेल इनका आंसर है। नेक्स्ट है बेटे, आपने देख लिया बुक से डायग्राम 4 वाली? 4 कैसे किसने पूछा था बेटे? आपने देख लिया? यस और नो, जल्दी बताए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 1 के नतीजे में एक पोलर बॉडी होती है और ये बनती क्यों है? क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इन oogenesis इज कंडीशन टू। क्या शर्त है कि मियोसिस कंप्लीट होगी oogenesis के दौरान? यस, फर्टिलाइजेशन इज अ शर्त। जब तक स्पर्म नहीं आएगा वो मेटाफेज 2 तक रुका रहेगा। और जो जाया हो जाता है ना एग सेल, वो भी मेटाफेज 2 वाली स्टेज पे ही होता है, जो मेंस्ट्रुएशन में जाया हो जाता है। लें बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें इम्प्लांटेशन क्या है ये भी आप लोग याद कर लें ताकि आपको पता चले। ये 2-3 टर्म्स हैं, पूछी जा सकती हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल के साथ लग जाना, ठहर जाना, कंसीव हो जाना, ठीक है। और उसके बाद एक होता है गैस्टेशन। गैस्टेशन कहते हैं डेवलपमेंट का अमल, डेवलपमेंट का अमल, ठीक है। यानी 9 मंथ्स एंड 10 डेज जो लगते हैं वो सारा जो टाइम है वो गैस्टेशन का होता है, 280 डेज, ठीक है। और इसी दौरान वो सारा कुछ होता है, बच्चा डेवलप होता है, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और एक होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन से मुराद है मेमरी ग्लैंड्स में जो है मिल्क का प्रोडक्शन होना। सो ये 3 टेशंस थे जो मैंने आपको समझा दिए। 3 किस्म के टेशंस हैं। और एक होती है फर्टिलाइजेशन, वो तो आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए? ओवम। जब एग सेल कंप्लीट पैदा हो जाता है तो उसके अंदर पूरी मियोसिस कंप्लीट हो जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्बिलिकल कॉर्ड। बेटे प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है बिटवीन फीटस एंड मदर, और एम्बिलिकल कॉर्ड वो जो उसकी ट्यूब होती है, ट्यूब जो ट्यूब बाद में काट दी जाती है, जो उसके नाक के साथ अटैच हो रही होती है, उसको कहते हैं ओवम। आंसर है, क्योंकि ओवम का मतलब है कि उसमें कंप्लीट हो चुकी है मियोसिस और उसमें मियोसिस के बाद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। सक्सेसफुल oogenesis ऑफ प्राइमरी oocyte yields 1 ओवम। सर ओवम और सेकेंडरी oocyte में क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी oocyte मजीद मियोसिस 2 के ओवम में डेवलप होता है। सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड फ्रॉम मियोसिस 1। टेस्टोस्टेरोन किससे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो मैंने आपको बताया भी था, आप भूल गए हैं।
एक ओवम बनता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते हैं, बिकॉज इसमें एक एग इसलिए बनता है, बाकी की पोलर बॉडीज बन जाती हैं। कुछ बुक्स में लिखा होता है 2 बनती हैं, कुछ में लिखा होता है 3 बनती हैं। ले बच्चों, इन ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी ओसाइट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम, 23 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं, और आखिरी जो एग होता है आफ्टर मियोसिस कंप्लीशन 23 अनरेप्लिकेटेड होते हैं। 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, हैप्लॉइड है वो। ओगोनिया डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म प्राइमरी ओसाइट। अब मुझे बताएं, जो प्राइमरी ओसाइट है ये कब पैदा होते हैं, बिफोर बर्थ या आफ्टर प्यूबर्टी? प्राइमरी ओसाइट कब पैदा होते हैं फीमेल में, बर्थ से पहले या बर्थ के बाद या प्यूबर्टी के वक़्त? शाबाश, ये बर्थ से पहले ही पैदा हुए होते हैं, और ये प्रोफेज 1 पे रुके होते हैं, प्रोफेज 1 पे रुके होते हैं, ठीक है। ले नेक्स्ट है बच्चों, एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। तो एक्चुअल रिडक्शन आप सबको पता है मियोसिस 1 होती है, तो यहां देख ले मियोसिस 1 कहाँ है। मियोसिस 1 सबको पता है सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन में आती है। सो आंसर है बच्चों सेकेंडरी ओसाइट। 20वां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड? स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड 2n, बाकी सब 1n है। स्पर्मेटिड भी 1n है, प्राइमरी पोलर बॉडी भी 1n है, सेकेंडरी पोलर बॉडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी? क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों ही हैप्लॉइड है, प्राइमरी पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है। बता दूं फर्क, प्राइमरी पोलर बॉडी मियोसिस 1 से बनी, उसमें रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। सेकेंडरी पोलर बॉडी मियोसिस 2 से बनी, उसमें अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। मैन अमाउंट ऑफ डीएनए का फर्क है, अमाउंट ऑफ डीएनए का फर्क है, ठीक है। प्राइमरी ओसाइड के साथ ला हौला वला कुव्वा, बेटे प्राइमरी बनती है सेकेंडरी ओसाइड के साथ, और सेकेंडरी बनती है फाइनल एग के साथ, ठीक है। गेस्टेशन डेवलपमेंट का दौरानिया होता है, जिसमें बच्चा पूरा डेवलप होता है मदर की बॉडी में। ले जी, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लुटियम जब खत्म हो जाता है बच्चों, कार्पस लुटियम जब खत्म हो जाता है, ये कार्पस लुटियम है ना येलो कलर का, जब ये बच्चों डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, तो जो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। कार्पस लुटियम के खत्म होते ही प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होना खत्म हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। जो कुछ बना था वो सब जाया हो जाएगा। ले जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग डज नॉट अकर बिटवीन 1 to 14 days? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज से मुराद कार्पस ल्यूटियम की फेज है, ल्यूटियल से मुराद ल्यूटियम, और ल्यूटियम कौन सा है, कार्पस ल्यूटियम। ये 14 दिन के बाद शुरू होता है काम करना, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, ये 14 दिन के बाद शुरू होता है, ठीक है। ले बच्चों नेक्स्ट है, बेटे लिटरल फेज नहीं है, ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ओजेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ही प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं, सो एग की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद है इन ह्यूमन फीमेल ओवुलेशन स्टेज ऑफ ओवरियन साइकिल ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स विद, यानी कनेक्ट होती है विद द इनिशिएशन ऑफ सिक्रेटरी फेज। क्यों भला? जब बच्चों ओजेनेसिस का लफ्ज़ मतलब एग का बनना, ओ मीन एग, जेनेसिस मीन बनना, सिक्रेटरी फेज स्टार्ट होती है। जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है, जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है तो फौरन से जो कार्पस लुटियम बनता है वो सिक्रीशन शुरू कर देता है प्रोजेस्टेरोन की, सो सिक्रेटरी फेज शुरू हो जाती है, इसलिए यहां होगा इनिशिएशन।
लें जी, नेक्स्ट है, अच्छा क्या हो सकता कंप्लीशन ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, जी बेटे लेकिन वो पहले खत्म हो चुकी ना, प्रोलिफरेट खत्म हो चुकी, उसके बाद ओवुलेशन हुई, ठीक है। तो ओवुलेशन ज्यादा जो बेस्ट है वो यही है जो मैंने बताया। अ येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द ओवरी, सबको पता है ये कॉर्पस लुटियम की जिक्र हो रहा है और इसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन। अच्छा एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है ये पता बच्चों, एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करता है, ये तो पता लग गया कि प्रोजेस्टेरोन ओवरी के अंदर लुटियम, कार्पस लुटियम सिक्रीट करता है, लेकिन ओवरी रिलीज करती, शाबाश, कार्पस लुटियम नहीं करता, कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करता, एस्ट्रोजन ओवरी के टिश्यू से ही रिलीज होता है। लें जी नेक्स्ट है ऑन प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फोलिकल, हाँ जी कौन डेवलप करवाना शुरू करता है, जी बिल्कुल ओवरी का ग्लैंड। कौन डेवलप शुरू कराना, एफएसएच, कितने फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करता है, एफएसएच कितने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देता है, कितने तादाद बताएं, 1 2 3 4 कितने, शाबाश, सेवरल, सेवरल का मतलब है काफी ज्यादा, ठीक है, एक का आंसर गलत है, हाँ उनमें से सर्वाइव एक करता है, सर्वाइव एक करता है, सेवरल आंसर होगा, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती, नो बेटे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती, सेवरल होते हैं, उनमें से एक सर्वाइव करता है बाकी मर जाते हैं फोलिकल आर्ट्रेजिया के मुताबिक बाकी मर जाते हैं, कंपटीशन है ना, कंपटीशन में एक जीतता है। नेक्स्ट है इट कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट एलएच, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज इन एफएसएच भी हो सकता है, दोनों कंबाइन एक स्टिमुलस भेजते हैं जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच रिलीज होके ओवरी में जाता है और उनसे फिर जाके एग रिलीज कराता है। लें जी तो आंसर है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिकर्स यानी दोबारा दोबारा होती है आफ्टर एवरेज 28 डेज हैं, ठीक है, वैसे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। आफ्टर डैश अ फीमेल नेवर प्रोड्यूस ओवा, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन के बाद तो दोबारा से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाती है। चलें एक क्वेश्चन है बच्चों आपसे, एस्ट्रोजन ए और प्रोजेस्टेरोन ए बी, बेटे आपके लेवल की चीज नहीं है, छोड़ दें इसको, ठीक है। अच्छा मैं ये बता रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल, इसका मुझे बच्चों ढूंढ के बताएं, डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल टेक्स प्लेस इन कौन सी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, या बच्चों ये मेंस्ट्रुएशन फेज, हाँ जी क्या आंसर होगा, शाबाश जल्दी बताएं। फोलिकल जो नया डेवलप हो रहा है वो इनमें से कौन सी फेज के अंदर ही डेवलप हो रहा होता है, हाँ जी कौन सी फेज में हो रहा होता है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन बेटे मेंस्ट्रुएशन में स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना, प्रोलिफरेटिव में बेटे वो मैच्योर होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, प्रोलिफरेटिव में मैच्योर होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों में होगा, लेकिन हम कह सकते हैं स्टार्ट्स एक्चुअली अच्छी स्टेटमेंट होगी, स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएशन में होगा डेवलपमेंट और एंड प्रोलिफरेटिव फेज में हो जाएगा फोलिकल का डेवलपमेंट का प्रोसीजर, समझ आ गया, इज इट क्लियर। तो स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुएशन में, यानी जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन हो रही है डेब्रिस का जो है वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहा है, साथ ही नया फोलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो गया है।
यानी अगला साइकिल शुरू हो चुका हुआ। ठीक है बच्चों जी, इसमें तो डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्पस लुटियम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। हाँ जी, कार्पस लुटियम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जी बिल्कुल, स्टार्ट्स इन डी एंड एंड इन ए, वेरी गुड। कार्पस लुटियम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, हाँ जी, रप्चर्ड फोलिकल। रप्चर से मुराद क्या है? जिस फोलिकल के अंदर एग पड़ा होता है, सेकेंडरी ओसाइट, वो इससे बाहर कैसे आता है? बाहर होने को तो हम कहते हैं ओवुलेशन, लेकिन बाहर तब आएगा जब ये बर्स्ट कर जाएगा। जब ये बर्स्ट करेगा ना, बर्स्ट करेगा, तब ये एग सेल रिलीज हो जाएगा। इसके रप्चर करने से एग रिलीज होता है, और जब ये रप्चर हो जाएगा तो उसके बाद ये डेवलप हो जाएगा इनटू दी कार्पस लुटियम। किसी भी चीज को बाहर निकालने का तरीका है कि वो रप्चर हो जाए और अंदर वाली चीज को निकाल लिया जाए। A non-human female exhibiting desire for mating is said to be on heat. एस्ट्रोस साइकिल होता है बेटे ये, एस्ट्रोस साइकिल। जी बिल्कुल, पंक्चर। बेटे आप अपनी बात ना बताएं, लगता है आप कभी पंक्चर हुए हैं। बिल्कुल ठीक है इसने, इज जीनियस। जब टायर की हवा निकलती है, पंक्चर हो तो हवा निकल जाती है। सो एस्ट्रोस साइकिल ये अदर देन ह्यूमन के अंदर होता है कि जब वो डिजायर फील करती है मेटिंग की तो वो ऑन हीट हो जाती है। येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम विजाइना आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ओव्यूलेशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। बाकी आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद का एक प्रोसेस है जिसमें प्लेसेंटा वगैरह बाहर निकल जाती है, और ल्यूटेनाइजेशन मैंने बताया ओवुलेशन का नाम है। और पार्ट्यूरेशन किसे कहते हैं? पार्ट्यूरेशन याद रखें, पार्ट्यूरेशन बर्थ के अमल को कहते हैं। पार्ट्यूरेशन बर्थ के अमल को कहते हैं। चलें बच्चों, ठीक है, चलें। नेक्स्ट हमारा है द एम स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली स्टार्ट आफ्टर कौन सी डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन? सो 27th डे। प्रॉपर ये एक एरो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पे। 27th डे के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कब तक चलती है? आमतौर पर ये 3rd डे 4th डे तक चलती है, लेकिन एंडिंग टाइम फिक्स नहीं है। वैसे तो स्टार्टिंग टाइम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि किसी का साइकिल अगर लंबा हो तो फिर ज्यादा देर में शुरू होगी। ओवुलेशन आमतौर पर 14वें दिन होती है। ओवुलेशन आमतौर पर 14वें दिन होती है, भी याद रखें। 14th डे पे ओवुलेशन होती है। ठीक है, 3 से 5 दिन भी होते हैं, 3 से 7 दिन भी होते हैं, डिफरेंट है। बुक में 3 से 7 लिखा हुआ है। इन ह्यूमन ओनली वन ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी एट वन टाइम, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ठीक है, एम स्टेज का मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टेज। उसके बाद एस्ट्रोस साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन ऑल फीमेल मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जबकि ह्यूमन बीइंग के अलावा बाकी जो उनके अंदर ये एस्ट्रोस साइकिल है, अदर देन ह्यूमन बीइंग। द इवेंट्स ऑफ डैश अकर्स इन यूट्रस एंड ओवरीज। लाइफ साइकिल नहीं, यूट्राइन साइकिल नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स हैं वो दोनों में होते हैं। उसी में से आधे इवेंट्स को हम यूट्राइन साइकिल कहते हैं, जो यूट्रस में होते हैं। आधे इवेंट्स को हम क्या नाम है, ओवरियन साइकिल कहते हैं, जो ओवरीज में होते हैं। ओवरीज में क्या हो रहा होता है? ओवरीज में फोलिकल डेवलप हो रहा होता है, कार्पस लुटियम बन के प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा होता है, ल्यूटेनाइजेशन वहाँ पे हो जाती है,
बाकी यूट्रस में क्या हो रहा होता है, यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन आके एंडोमेट्रियम तैयार कर रहा होता है, थिकनेस बढ़ा रहा होता है, वैस्कुलराइजेशन करवा रहा होता है। सो दोनों इवेंट्स दो अलग जगहों पर हो रहे होते हैं लेकिन कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लें बच्चों, नेक्स्ट है, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन फेज आप सबको पता है सबसे छोटी फेज है, ठीक है, 3 से 7 दिन की है, बाकी फेजेस लंबी होती हैं, 3 दिन की और कोई भी फेज नहीं है। इट डज नॉट अकर बिटवीन 15 से 18 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज तो होती ही तब है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज बिल्कुल नहीं होगी, तो आंसर है प्लोरिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज बेटे सेक्रेटरी फेज का ही दूसरा नाम है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी कहते हैं ओवुलेशन के बाद वाली, ठीक है, सेक्रेटरी, तो आंसर है प्रोलिफरेटिव फेज। पोस्ट जो बाद में हो, प्री जो पहले हो। प्री ओवुलेटरी फेज है जी प्रोलिफरेटिव फेज, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज है सेक्रेटरी फेज। Which of the following stimulates the ovulation from the follicle into oviduct? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बाकी एफएसएच का बता दिया मैंने आपको, एस्ट्रोजन का ही बता दिया। प्रोजेस्टेरोन की टाइप्स रहने दे, खाली प्रोजेस्टेरोन का नाम याद रखें। इट इज द हार्मोन विच मेक्स द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ज़ायगोट। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टिव बनाता है, उसकी थिकनेस बढ़ाता है, उसको तैयार करता है ताकि वो रिसेप्टिव हो। बाकी के फंक्शंस आपको पता है। ग्राफियन फोलिकल आफ्टर ओवुलेशन एक्वायर्स येलो कलर। ग्राफियन फोलिकल दूसरा नाम है फोलिकल का, ठीक है। आखिरी है जी, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इंड्यूस बाय एलएच। एलएच आएगा, उसमें से एग रिलीज कराएगा, तो ही क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हाँ जी, ठीक है बच्चों। जी, मैच्योर फोलिकल का ही दूसरा नाम है ग्राफियन फोलिकल। क्लियर है बच्चों सारा? आज के टेस्ट के लिए फिर रेडी हैं? आज का टेस्ट आपको पता है ना, फर्स्ट 5 चैप्टर्स का है। मैंने ज्यादा एमसीक्यूज दिए हैं, 30 नहीं बल्कि 40 अब से मैं आपके एमसीक्यूज ज्यादा दिया करूंगा, ठीक है ना बच्चों? क्या कहते हैं आप लोग? एमसीक्यूज ज्यादा आने चाहिए ना? 50 भी मैं दे सकता हूं, क्या ख्याल है? आर यू विद मी? अगर मैं एमसीक्यूज की तादाद बढ़ाऊं तो क्या कैसा लगेगा आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आज 40 है, आज का तो टेस्ट तो बन गया। नेक्स्ट फिर मैं इंशाल्लाह इससे ही बढ़ाने का कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों? क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बायो में आते हैं, सो मैं चाहता हूँ जरा बायो के एमसीक्यूज बाकियों से ज्यादा हों, ठीक है। हाँ, एंड वाले टेस्टों में 80 भी होंगे। एंड वाले जो टेस्ट होंगे ना, उनमें मैंने 80 पूरे बायो के टेस्ट के मुताबिक ही देने हैं। चले, फिर कल का टेस्ट नहीं ना हुआ था आपका, वो जो क्लास में होता है, वो मैं अब ले रहा हूँ जेनेटिक्स वाला। उसको एक बार रिवाइज कर लें, 2 मिनट है बल्कि 1 मिनट है, फिर मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जेनेटिक्स के एमसीक्यूज का। वो भी एक बार आप लोग सॉल्व कर लें ताकि थोड़ा सा फाका हो जाए। देख लें वो डोमिनेंस और जीन पूल, अलील, जीन की डेफिनेशनें सारी देख लें, ठीक है, जल्दी से। जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखें, कल का टेस्ट अभी ले लेते हैं आपका, ठीक है। यस सर, डॉन बेटे, आई एम नॉट डॉन। बाकी तैयारी बताएं, रिवीजन टेस्ट से कैसी हो रही है? हाँ जी,
तैयारी बताएं कैसी हो रही है। जब रिवीजन टेस्ट लेते हैं तो कोई तैयारी बढ़ती है, कोई रिवीजन कर भी रहे हैं कि बस ऐਵੇਂ ही खाना पूरी कर रहे हैं या टाइम बाजार। बहुत अच्छी हो रही है। Golgi apparatus is particularly very important in secretory cells। ठीक है, secretory cell अच्छी हो रही है, परफेक्ट हो रही है। चलें फिर रिवाइज करना स्टार्ट करें। अभी आप लोगों की ब्रेक है, ब्रेक में ही बायो का रिवाइज करें। बाकी जेनेटिक्स के एमसीक्यूज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।